का टॉपिक है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। पूरा पाषाणकालीन या पाषाणकालीन संस्कृति जो आप पढ़ रहे उसमें आपने पहला पढ़ा पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, ठीक। सेकंड है आपका मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, 19वीं शताब्दी तक है। उन्नीसवीं शताब्दी तक इतिहासकारों का यह मानना था कि पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में कोई कड़ी नहीं है। यानी पाषाण काल है और उसके बाद नव पाषाण काल, यानी इसके मध्य में कोई कड़ी नहीं है, यह उनका मानना था। फ्रांस में मास्दा एजी, ये गुफा है, ठीक। मास्दा एजी गुफा से कुछ साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। फ्रांस के मास्दा एजी जो गुफा है वहां के उत्खनन से कुछ साक्ष्यों की प्राप्ति हुई जो ना पाषाण कालीन थे और ना नव पाषाण काल के, यानी जो साक्ष्य मिले वो इन दोनों कालों के नहीं थे। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि इन दोनों के बीच कोई एक काल खंड रहा होगा, ठीक है, या एक सभ्यता रही जिसे इन्होंने पाषाण नव पाषाण के बीच में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का नाम दिया, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति, ठीक है। इस काल का जो प्रमुख आप विशेषताओं में चलेंगे उसमें था कि जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन है, जैसे आपके यहाँ भी जलवायु परिवर्तन है, अलग अलग मौसम है और आप उसी मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या था कि जलवायु परिवर्तन है लेकिन मनुष्य ने उसके अनुकूल अपने आप को नहीं ढाला। मध्य पाषाण काल में क्या था कि जलवायु परिवर्तन के अनुरूप इस काल के मध्य पाषाण कालीन मनुष्य ने अपने आप को ढाल लिया, ठीक है, यानी जैसा मौसम है उसी के अनुरूप अपने आप को उन्होंने ढाल लिया था। घास के दाने, घास के दाने, अब आप कहेंगे घास के दाने यानी वो चीजें जो वर्तमान समय में भी आप लोग खाते हैं उनके लिए तो वो घास ही है, ठीक है ना। बहुत से ऐसी घास, अगर आप धान की फसल या गेहूं की फसल भी देखें तो अगर ना जानकार व्यक्ति हो तो भी उसे घास ही समझेगा, यानी फसल के बारे में उस काल के व्यक्ति को कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है ना। उस चीज को जब तक आप उस चीज को चखे नहीं, उसके स्वाद के बारे में आपको पता ना हो, तब तक आप उससे अनभिज्ञ हैं। कहा गया घास के दानों को इन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया खाने के लिए, ठीक, और विशालकाय पशुओं के स्थान पर क्योंकि पूरा पाषाण काल में विशालकाय पशुओं का भी शिकार होता था, छोटे पशुओं का शिकार अब ये करने लगे, छोटे पशु इनका शिकार अब ये करने लगे, ठीक है। साथ ही जलचर पशुओं यानी जल में रहे, जिसमें आपका मछली, मेढक और
कछुआ इत्यादि छोटे जानवरों का शिकार ये किससे करने लगे? नाव द्वारा। ठीक है। अब आप कहेंगे नाव के द्वारा। विंध्याचल क्षेत्र में जो प्रमाण मिले हैं उसमें चित्रात्मक रूप से यह दर्शाया गया चित्र में कि एक मनुष्य नाव पर बैठा हुआ है और शिकार कर रहा है। ठीक है। यानी मानव को नाव पर बैठे हुए शिकार करते हुए अंकित किया गया है चित्रात्मक रूप से। यह प्रमाणित करता है कि इस काल का मानव नाव पे सवार होकर जलचर प्राणियों का शिकार करता रहा होगा। ठीक है। यानी वो जो प्रमाण मिले हैं उससे यह हुआ है। इस काल का जो जीवन काल था वह शिकार पर आधारित था, यानी शिकार और संचय, एकत्रित करना। शिकारी प्रवृत्ति है, शिकार करना और उसे संचित करना। एक खासियत इस काल की और रही कि पत्थरों के औजारों के साथ साथ हड्डियों के औजारों का प्रयोग। ठीक है। क्योंकि आप इस चीज को समझे, अगर विंध्य क्षेत्र में ये प्रमाण मिला है कि नाव पर बैठ के शिकार हो रहा है, तो भारी पत्थरों का प्रयोग करके, अगर आप अनुमान मानिए कि मछलियों का ही शिकार कर रहे हैं, तो पत्थर का प्रयोग करके जल में मछलियों को मारना कितना आसान है? शायद बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि आप किसी वस्तु को अगर पानी में फेंकते हैं तो एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना। वो तत्काल ऐसा नहीं है कि उस जिस चीज को आप मार रहे हैं उसी को जाके लग जाए। तो उसके लिए कुछ अलग पद्धतियों को अपनाया गया हो, जिसमें से पद्धतियां हड्डियों के औजार भी हो सकते हैं। हड्डियां जानवरों की भी हड्डियां हो सकती थी, बहुत पतली हड्डियां हो सकती थी, नुकीली, यानी जिनका प्रयोग करके किसी चीज को, ठीक है, आप किसी वस्तु को देखिए, अगर वो नुकीली है आगे से, ठीक, एक वस्तु है आगे मान लीजिए गोल है, ये पत्थरों का औजार समझ लीजिए आप, ये कोई पत्थर का हैंड एक्सी मान लीजिए, इसी तरह की आकृति है, और एक नुकीली चीज है, कोई हड्डी का औजार मान लीजिए। ठीक है। देखिए, जब हवा चलती है तो ये किसी चीज को रोकती है। ठीक। अगर आकृति नुकीली ना हो तो हवा का उस पर दबाव पड़ता है, और जब आकृति नुकीली होती है तो वो हवा को भेदते हुए आगे बढ़ती है बहुत तेजी से। आप किसी भी वस्तु को देखिए, आप बंदूक की गोली को ही देख लीजिए, वो आगे नुकीली होती है। किसी जेट फाइटर को आप देखिए, लड़ाकू विमान को, वो भी आगे उसका नुकीला बनाया जाता है कि हवा को भेज के बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। ठीक, हवा का दबाव होता है। तो क्या यह माना जाए कि उन्होंने इस परिस्थिति को समझा? अगर प्रयास की बात करें तो शायद उन्होंने इस पर प्रयास किया होगा, क्योंकि काल वही खंड चला आ रहा है, पत्थरों का प्रयोग। और अगर पत्थरों का प्रयोग किया गया कई बार और असफलता प्राप्त हुई, तो क्या बुद्धि कौशल इतना बढ़ गया था कि उन्होंने प्रयास किया कि नहीं, अब नुकीली हड्डियों का प्रयोग किया जाए? या उस समूह में कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने सोचा हो कि चलो इसका प्रयोग किया जाए? आप संभावनाओं में ही चलेंगे। यहां पे जो प्रमाण है वो तो है, उसे तो झुटलाया नहीं जा सकता। इतिहास प्रमाण पे ही चलता है। ठीक है। आप ऐसे ही नहीं कह सकते हैं, ये अनुमान है, ये मिला है, यानी ऐसा हुआ होगा। हुआ है ही नहीं, हुआ होगा।
इसीलिए इस कालखंड में यही बातें होती है, हुआ होगा, यानी उस मानव ने पत्थर का प्रयोग किया होगा, उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि बड़े जीवों को मारने की अपेक्षा छोटे जीवों का शिकार बहुत आसान। ठीक है, तो जब उसमें असफलता मिली तो क्या किया कि नुकीली चीजों का प्रयोग किया और उसमें उसे सफलता मिल गई। इसीलिए खुदाई में बहुत से नुकीले हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। ये जगह है प्रतापगढ़ में, सराय नाहर राय, दमदमा, ये मध्य पाषाणकालीन भारतीय क्षेत्र है। और एक है आपका मगधहा, ये 3 क्षेत्र हैं भारत में। यहां के शोध में, इन क्षेत्रों के शोध में यह प्रमाण प्राप्त हुआ कि जो पारिवारिक स्थिति थी वो प्रारंभ हो। पारिवारिक स्थितियां यानी इस काल का व्यक्ति पारिवारिक इकाई के रूप में संगठित होने लगा। पारिवारिक इकाई के रूप में वह संगठित होने लगा, यानी अब एक परिवार का निर्माण होने लगा। जहां पूरा पाषाण काल में आपने देखा कि व्यक्ति घुमक्कड़ है, कोई मतलब नहीं, वहां आपने ये भी देखा कि एक ही प्रकार के औजार उत्तर से लेकर पूरब, पश्चिम और दक्षिण हर क्षेत्र में एक ही प्रकार के औजार मिले। यानी ये प्रमाणित होता है कि चूंकि उस काल का व्यक्ति घुमक्कड़ था तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गया होगा। ठीक है, इन्हीं स्थलों से आवास के प्रमाण भी मिले हैं। आवास के प्रमाण यानी कि आवास है, परिवार की इकाई के रूप में प्रमाण मिला है। यानी अब इस काल का व्यक्ति इतना पूरा पाषाण की अपेक्षा इतना आधुनिक हो गया कि वह परिवार के रूप में अब रहने लगा, यानी निवास करने लगा। शवों को दफनाने का प्रमाण भी प्राप्त हुआ। शवों को दफनाने का प्रमाण पूरा पाषाण काल में क्या था कि शवों को दफनाया जाता था और साथ में वो सारे उपकरण रखे जाते थे। लेकिन पारिवारिक इकाई के जो प्रमाण की बात की गई, क्यों कहा गया यहां पे पूरब और पश्चिम दफनाने की प्रक्रिया, पश्चिम पूरब या पूरब पश्चिम। पूरा पाषाण काल में ये नहीं था दिशा की बात हो, क्योंकि ये ज्ञान ही नहीं था। लेकिन यहां पे दिशाओं की भी बात हो रही है जो मिला है, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। इसका कुछ विशेष महत्व रहा होगा। अगर आप अनुष्ठानिक रूप से देखें, पारिवारिक इकाई भी हो गई तो मान्यताएं भी होंगी, कोई ऐसा तत्व भी होगा जिसे इस काल का व्यक्ति पूछता भी होगा। ठीक है, अब उसके बहुत ज्यादा साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन एक अनुमान लगाया गया कि होगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है शवों को दफन करने की, दफनाने की एक निश्चित दिशा में, तो यह इस तरफ इंगित करता है कि कोई ना कोई ऐसा अनुष्ठान होता रहा होगा या प्रारंभ रहा होगा जिसकी वजह से इन दिशाओं का चयन किया गया। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ? पुरुष और स्त्री दोनों को साथ अगल बगल दफनाने की प्रक्रिया, या फिर ऊपर नीचे। क्या ये प्रक्रिया ये दर्शाता है कि पारिवारिक इकाई बहुत मजबूत हो गई, परिवार का महत्व हो गया?
परिवार का महत्व हो गया तो क्या संबंधों का भी महत्व हो गया? अगर संबंधों का महत्व हो गया यानी संबंध अब ये हो गए कि हाँ हम या तुम एक संबंध है, अगर इस प्रक्रिया को देखा जाए तो क्या संबंध मजबूत हो गए, ये मान लिया जाए? इतिहासकार कहते हैं ये माना जा सकता है, क्योंकि शवों को दफनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार यह प्रमाणित होता है कि पारिवारिक इकाई में एक मजबूती आ गई है। सर जरूरी थोड़ी है दोनों एक साथ मरे हों, सर जरूरी थोड़ी है दोनों एक साथ मरे हों, तभी तो एक साथ दफनाया गया है। चलिए आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं बेटा। क्या दोनों एक साथ मृत्यु हुई? दोनों का मकबरा एक ही साथ है। आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, है ना? इस चीज को समझें आप। यहां जब दोनों को दफनाने की बात हो रही है तो इसका मतलब नहीं दोनों साथ ही मर गए, ठीक? आप ये भी यहां देखेंगे बहुत से उत्खनन में यह भी प्राप्त हुआ कि मकान के अंदर ही दफनाया गया। यह एक निश्चित क्षेत्र भी है। आप जब इसे क्या कहा गया? टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला। क्यों कहा गया इसको मृतकों का टीला, बताइएगा। चलिए थोड़ा सा अलग हो रहा है हम, लेकिन थोड़ा समझें क्यों कहा गया इसे। शवों को दफनाया जाता। क्या सिंधु, सुन लीजिए, नवजागरण काल और सिंधु सभ्यता। नवजागरण काल के बाद आप आएंगे ताम्र संस्कृति, ठीक है ना? सैंधव सभ्यता, ताम्र संस्कृति। सैंधव और ताम्र संस्कृति और यह सिंधु घाटी संस्कृति के मध्य भी क्या कोई संस्कृति रही होगी? जब आप सैंधव संस्कृति की बात करते हैं, ताम्र, तो ये संस्कृतियां हैं सिंधु घाटी से पहले या नवपाषाण के बाद, क्योंकि कालखंड में अंतर है। और जब आप मृतकों का टीला कहते हैं, क्यों कहा गया इसे मृतकों का टीला? केवल मोहनजोदड़ो के कालखंड के ही लोग नहीं मिले यहां पे। इसे क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया इससे पहले के लोगों के भी अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां कई सभ्यताओं के लोगों के अवशेष प्राप्त हुए हों, एक निश्चित क्षेत्र पर, अलग अलग कालखंड के, ठीक है? चलिए आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया यहां से, ठीक? तो कहने का मतलब यह है कि पारिवारिक स्थिति को एकदम बराबर रखा गया, यानी दोनों के संबंधों को भी महत्व दिया गया। स्त्री पुरुष के संबंधों को भी महत्व दिया जा रहा है। परिवार है, परिवार कैसा होगा? संयुक्त, यानी सब उसमें हो, निवास कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि दफनाने की एक चलन हमको पता चला मध्यकालीन में। स्त्री और पुरुष को अगल बगल या ऊपर नीचे दफनाने के प्रमाण भी, ठीक है? अब चलिए शिकार की भी बात हो रही थी। शिकार में एक नई चीज आई, जाल बिछाकर। जाल बिछाकर, अब वो जाल कैसा रहा होगा? जो जाल आप लोग जाल लगाते हैं वो जाल थोड़ी ना है, जाल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? जाल कई तरह के होते हैं। लोहे के आते हैं जाल जिसमें जानवर फंस जाते हैं, तांबे के भी हो सकते हैं, वो चीज हड्डियों के भी बनाए जा सकते हैं, पत्थरों के भी बनाए जा सकते हैं। केवल वो जाल ना लीजिए जो धागे से बने हो, इसमें सब आ जाएंगे। तीर कमान, देखिए आधुनिकता आई है पाषाण काल से। पत्थरों का प्रयोग, यहां भी है पत्थरों का प्रयोग, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया। तीर कमान यानी दूरी से छिपकर जानवरों का शिकार, इससे प्रमाणित होता है कि छिपकर जानवरों का शिकार किया जाए। भाले, भाले का प्रयोग, ठीक है? जब फलक की बात आप करते हैं, जब बीच में आप पूरा पाषाण
और निम्न पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण में जाते हैं तो अंतर क्या आया था? उस फलक को क्या किया उन्होंने? डंडे पे बांध दिया भाले के रूप में। यानी अब आप दूरी से, बड़े से डंडे में उस फलक को बांध दिया और क्या किया? बहुत दूरी से प्रहार किया, यानी जानवर तक पहुंचने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, चलिए मध्यपाषाण में प्लास्टर किए हुए गड्ढे दमदमा से प्राप्त हुए। गड्ढे प्लास्टर किए हुए, यानी उन्हें चिकना बनाया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि इनका प्रयोग खाद्यान्न रखने के लिए होता होगा। खाद्यान्न रखने के लिए किया जाता होगा इनका प्रयोग। ठीक, मध्यपाषाणी क्षेत्र आदमगढ़ से जो प्रमाण मिले हैं पशुपालन का, पशुपालन यानी बड़ी संख्या में पशुपालन भी अब किया जाने लगा। गंगा की घाटी के पास की खुदाई में ठीक एक नर कंकाल की प्राप्ति हुई। नर कंकाल जिसके गले में हिरण की सींग के बने आभूषण प्राप्त हुए। ठीक है, पत्थरों के थे, हड्डियों के थे आभूषण। अब अंतर क्या आया कि जानवरों के सींगों के भी आभूषण यानी उस काल के लोग पहनते थे। ठीक है, ये नोट हो गया, हटा दे इसको। पंचमढ़ी के शैलाश्रय में जो चित्र उकेरे गए हैं, यानी कि मध्य पाषाण कालीन जो चित्र उकेरे गए हैं, जो प्राप्त हुए हैं, उसमें दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति वहंगी में, यानी एक प्रकार का बर्तन, गोल बर्तन, ठीक है, उसमें मधु ले जाता हुआ दिखाया गया है। मधुमक्खी का छत्ता, यानी पूरा का पूरा मधुमक्खी का छत्ता ले जाता हुआ चित्रित किया गया है। तो ये अनुमान लगाया गया कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई, यानी मधु की जो प्रक्रिया अपनाई गई, ये व्यापारिक आदान प्रदान के लिए था। यानी इसके बदले में वो क्या लेता था? मांस। ठीक है, यानी बदले में एक वस्तु को दिया और दूसरी वस्तु को ले लिया। यह अनुमान लगाया गया है इतिहासकार द्वारा। ठीक है ना। बागोर के क्षेत्र से तांबे के बाण प्राप्त हुए। इस काल में इसका निर्माण नहीं होता तांबे का, लेकिन यह आश्चर्यचकित करने वाली चीज है।
कि इस काल में तांबा, ठीक है, जहां हड्डी पत्थर यही है वहां तांबा, लेकिन बागौर से जो उत्खनन हुआ उसमें तांबे का बाढ़ मिला, जिससे यह दर्शाया गया कि जो अन्य सभ्यता थी, यहां के अलावा दूसरे देशों की जो अन्य सभ्यताएं थी, इनसे व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गई। ये बात यही दर्शाएगा, क्योंकि जो चीजें आपके यहां होती ही नहीं वो आपके यहां कैसे मिल सकती हैं? या तो कोई व्यापारिक गतिविधि रही हो, कोई यहां से वहां गया हो, कुछ चीजें लेकर आया हो, या फिर दूसरी सभ्यता का व्यक्ति इस सभ्यता में आया हो। ठीक है, लघुनाथ से जो मनके प्राप्त हुए, मनके, और डेंटेलियम की सीपियां, डेंटेलियम की सीपियां, ये सारी चीजें इस क्षेत्र की नहीं है, यानी आपके भारत उपमहाद्वीप की नहीं है, ये किसी अन्य सभ्यता की है। ठीक है, एक सीमित मात्रा में मिली है, कुछ ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मिली हो, ऐसा भी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किसी अन्य सभ्यताओं से इनका एकाकार रहा होगा, व्यापारिक गतिविधि रही हो। ठीक है, जो आभूषण प्राप्त हुए हैं इन क्षेत्रों से, आभूषण जो प्राप्त हुए हैं, ठीक, वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग, इस कालखंड के लोग आभूषण भी पहनते होंगे। यानी स्त्री पुरुष दोनों की बात हो रही है। ठीक है, आप अगर आभूषणों की देखेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर। ठीक है, कुछ समाजों में आज भी पुरुष पहनते हैं आभूषण। चलिए, जो चित्र प्राप्त हुए गुफाओं में, उनको रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों के साथ साथ प्राकृतिक रंगों का प्रयोग तो किया गया, चर्बी और खून का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, कुछ क्षेत्रों को लिखिए, किन किन क्षेत्रों में ये पाया गया। ये पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में आपका गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों के उत्खनन में मध्यकालीन संस्कृति के अवशेष, यानी मध्य पुरा पाषाण संस्कृति के, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। दक्षिणी क्षेत्र में आपके दक्षिण के चारों क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों से भी मध्य पाषाणकालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई। मध्य क्षेत्र में
आपका मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था रायसेन, यहाँ का भीम बैठका। ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा का क्षेत्र। ठीक। उत्तरी क्षेत्र में आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र, इसमें उत्तर प्रदेश, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, तमाम वाराणसी, बांदा, हमीरपुर, आप इलाहाबाद, प्रयागराज का पूरा विंध्य का क्षेत्र ले लीजिए, झांसी तक का, ये पूरा क्षेत्र है इस कालखंड में। ठीक है। मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र, इसमें आपका गंगा का क्षेत्र पूरा, और इसमें हिमालय का क्षेत्र भी इंक्लूड होगा, दक्षिणी का पठारी भाग भी आएगा, यानी गंगा का जो उद्गम से लेकर और आखिरी क्षेत्र है ये सब। क्योंकि पूरा पाषाण काल में इसकी चर्चा हुई थी, क्योंकि यार जो आदि मानव की अस्थियां मिली थी वो ऐसे स्थानों पर मिली जहां पे नजदीक जल के स्रोत हों या नदियां हों। इसी में एक चीज मैं आपको अभी नवपाषाण से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, शैल चित्रकला। शैल चित्रकला भारत में, ठीक है, 3 कालों, एक का प्रागैतिहासिक, जो पूरा पाषाणकालीन इस पे चर्चा हुई थी उसी समय, जिसमें आपको आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, और एक चीज और, सांस्कृतिक भी क्या है, सांस्कृतिक भी, ये तीनों पता चलता है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला से। ऐतिहासिक में शैल चित्रकला, इसमें प्राकृतिक परिवेश से अलग विषयों को रखा गया है। जो प्रमाण मिले हैं वो प्राकृतिक परिवेश से अलग, ठीक है, जिसमें देखा गया राजकीय जुलूस, और सैन्य अभियान, इन तथ्यों को रखा गया है। ठीक है। कहीं कहीं आपको शोभा यात्रा भी देखने को मिलेगी, बहुत से जगहों से प्राप्त में उसमें शोभा यात्राओं को भी प्रदर्शित किया गया है। इस तीसरा आता है ताम्र पाषाण। ये 3 कालखंड हैं शैल चित्रकला के। इसमें आपको पालतू पशुओं का चित्रण अत्यधिक प्राप्त हो। बहुत जगह बैल पर बैठे मनुष्य का भी चित्रण प्रदर्शित किया गया है। जो पशु और मनुष्य के बीच में नजदीकी को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका हो गया मध्य पाषाणी
कालीन संस्कृति। अगला आपका है पूर्व सैंधव संस्कृति। नवपाषाण से पहले पूर्व सैंधव संस्कृति। आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु संस्कृति उसे कहते हैं, अगर आप वो ग्रामीण थी या नगरी? नगरी। पूर्व सैंधव संस्कृति जो सिंधु सभ्यता से पहले की कहा गया, इसे कहा गया यह ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, पूर्व सैंधव संस्कृति कहा गया ग्रामीण संस्कृतियों। ठीक है, इन उत्खनन में इन संस्कृतियों के साथ साथ उन संस्कृतियों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेटा में, आपका पाकिस्तान हो गया वर्तमान में, क्वेटा में जो मृदभांड पाए गए वो इस संस्कृति के थे। मृदभांड जो प्राप्त हुए क्वेटा से वो पूर्व सैंधव संस्कृति के माने जाते हैं। वो कैसे थे? गुलाबी रंग लिए सफेद रंग के। क्योंकि ये जो रंगों की बात हो रही है ये महत्वपूर्ण है। आप सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे तो ऐसा नहीं मिलता। ठीक, आप किसी दो सभ्यताओं को प्रमाणित इस रूप में कर रहे हैं कि क्या मिला और क्या दोनों में कोई समानता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में जो औजार थे वो हाथों में लिए गए, यानी हाथों का प्रयोग नजदीकी से। लेकिन जब आप थोड़ा और आगे मध्य पाषाण में आए तो थोड़ा दूरी से, और जब नव पाषाण में आएंगे तो और आधुनिकता आ गई। ठीक है ना, तो हर जगह रूपरेखा बदल गई। जैसे जैसे मनुष्य आधुनिक होता गया उसकी संस्कृति, धार्मिक क्रियाकलाप, सामाजिकता सब में परिवर्तन होता गया। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप हम बच्चे रहते हैं तो हमारी सोच अलग है, लेकिन कुछ बड़े होते हैं सोच में धीरे धीरे विस्तार, यानी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि कौशल में भी विस्तार होता चला जाता है। ठीक है, क्वेटा में जो आसपास के टीले थे, जब उसका उत्खनन किया गया तो इस प्रकार के मृदभांड पाए गए और इतिहासकारों ने इसे पूर्व सैंधव संस्कृति का बताया। ठीक है, एक चीज और की गई थी इसमें, काले रंग की चित्रकारी। आप देखिए रंगों का प्रयोग हो रहा है और कितनी अस्पष्टता है यहाँ पे। किस रंग का है? यानी मिट्टी के जो बर्तन है, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन किस रंग के हैं? गुलाबी रंग लिए सफेद रंग। यानी इस काल के मानव को यह पता था कि उसके ऊपर कौन सा रंग चढ़ेगा। तभी देखिए काले रंग की चित्रकारी प्राप्त हुई है उस पे, यानी बुद्धि का विकास भी हो गया। बिना बुद्धि के विकास का इतना सटीकता हो ही नहीं सकती कि किस रंग पे कौन सा रंग चढ़ेगा। काले बर्तन पर, अब यह देखिए जितनी भी खुदाई में चीजें पाई हैं, काले बर्तन पर किसी अन्य रंग का प्रयोग नहीं पाया गया। किसी अन्य रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी पाई गई।
ये दर्शाता है कि उनका बुद्धि का विकास हो गया था। ठीक है, और क्या प्राप्त हुए? कटोरे, ये सब मिट्टी की है। छिछली थाली, क्या इनका प्रयोग भोजन करने के लिए किया जाता होगा? बताइए। जो मिला है तो किया जाता होगा। तस्तरी, किया जाता होगा। आप कह रहे हो किया जाता होगा, बेटा ये नाम कटोरा, कटोरा किस लिए? इसीलिए तो है। अब तो ये प्रमाणित में कहिए कि नहीं, यही प्रयोग ही होता था। तस्तरी है, छिछली थाली है, और मटके, मटकों का प्रयोग भोजन रखने के लिए भी हो सकता है और जल रखने के लिए भी हो सकता है, दोनों प्रारूपों में हो सकता है। ठीक है। पत्थर के ब्लेड, पत्थर के ब्लेड, ब्लेड का मतलब धारदार कोई चीज, ब्लेड जैसी, किस रूप में? ये मान सकते हैं सब्जियों को या किन्हीं चीजों को काटने के लिए, क्योंकि ये चर्चा तो कहीं नहीं आई कि इसका प्रयोग इसलिए रूप में हो रहा है। ये अनुमानता ही कह सकते हैं हम लोग। ये एक प्रकार का पदार्थ है, सिर्फ इससे बने प्याले, थोड़ा मजबूत होता है। भेदक, भेदने वाला तत्व। ठीक है, जो भेद दे, किसी चीज को भेदना। क्योंकि आप मध्य पाषाण काल के आखिरी समय होता और नवपाषाण काल के बीच में लोग सिलाई भी करने लगे। ठीक ना बेटा, परिवार तो हो ही गया ना, आपने देखा ना उसमें परिवार है, वस्त्रों का भी प्रयोग होने लगा, रेशों से, पेड़ों के रेशों से और अन्य ऐसे महीन तत्वों से कपड़ों की बुनाई होने लगी, सिलाई भी होने लगी। तो क्या लगता है कि सुई का आविष्कार हो गया? सुई आ गई लगता है? हड्डियों की सुई नहीं होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। और तांबा जो मिला है, ये भी ध्यान रखिए, वो कोई ज्यादा संख्या में मिला है, कहीं खुदाई में 1 या 2 मिल गया, हो सकता है उपहार के स्वरूप में किसी ने दिया हो। ठीक है, होता नहीं है कि आदान प्रदान उपहार स्वरूप में किसी ने दिया हो। तो परिस्थितियां क्या है? कटोरे मिले, छिछली थाली मिल गई, तस्तरी मिल गई, मटके मिल गए, पत्थर के ब्लेड मिल गए, प्याले मिले हैं, और बेधक यानी किसी चीज को गूंथने के लिए या छेदने के लिए। ये सारी जो सामग्रियां प्राप्त हुई, ये प्रमाणित कर देती हैं कि हाँ, अब परिवार सशक्त हो गया। नहीं, भोजन तो बनने लगा ना। अगर भोजन बनने लगा तो यानी कुछ ऐसे कृषि संबंधी कार्य भी होने लगे होंगे जो सामग्रियां आसानी से मिलने लगे, क्योंकि ये तो अनुमान नहीं लगा कितने लोग रहते हैं। ठीक है ना। उस कालखंड में अगर मान लीजिए किसी एक निश्चित स्थान पे 2000 लोग रहते हो और वो पतन हो गई सभ्यता की, तो जरूरी नहीं है कि 2000 पूरे के पूरे मिले, कुछ ही मिलेंगे जो प्रिजर्व हो गए मिट्टी में। जैसे बर्फ में प्रिजर्व आप कर देते हैं किसी वस्तु को, ऐसे मिट्टी में, और उन्हें नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते हो कि इतने ही लोग रहे होंगे। ठीक, उस कालखंड की मिट्टी, पत्थरों, सबसे अंकन होता है कि ये कितना पुराना होगा। ठीक है ना। अब तो और आधुनिकता आ गई है। चलिए
बलूचिस्तान के कुल्की ये क्षेत्र है, बलूचिस्तान के कुल्की पूरा स्थल से इस संस्कृति की शुरुआत की बात की गई। ठीक है, बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि यहां से इसका उद्गम रहा, इसीलिए इसे कुल्की संस्कृति भी कहा गया। अलग अलग इतिहासकारों का अपना अपना मत है और आपको इतिहास में सभी मतों को समझना होगा, जानना होगा। ठीक है ना? इतिहास में लोग कहते हैं कि इतिहासकार अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को रखता है और हटा देता है, लेकिन विद्यार्थी के रूप में आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने सुविधा के अनुसार किसी चीज को अपने साथ रखिए और कुछ चीजों को हटा दीजिए। ये तो संभव ही नहीं। ठीक है ना? क्योंकि 3 कालखंडों की बात पढ़ते हैं आप, प्राचीन इतिहास, मध्य और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। और इस 3 कालखंड को पढ़ाने वाले अध्यापक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाला विद्यार्थी एक ही होगा। अगर आप यूपीएससी की बात करते हो तो, या किसी एग्जाम की बात करते हो, तो पढ़ने वाला तो सब पढ़ना है। पढ़ाने वाला अलग अलग सेगमेंट का हो सकता है, अलग अलग कालखंड का हो सकता है, लेकिन आपको जानना है। आप ये चॉइस नहीं कर सकते हो कि इस चीज को हमको रखना है, इस चीज को हटा देना है। इतिहासकारों ने ये चॉइस किया भी है, तभी आप इतिहास को अलग अलग कालखंडों में कई आप परिभाषाओं को पढ़ते हैं कि फला ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। ठीक है? और आप कहते हैं हम किसे ऑथेंटिक माने, प्रमाणित किसे माने? वहां पे आपको अपना मत रखना होगा। इतिहास में क्या होता? अपना मत रखिए। सभी के मतों को पढ़ते हुए आप ये आकलन निकालिए कि ये हो सकता है, ये सही हो। ठीक? आप किसी एक के विचार को लेकर नहीं चल सकते, थोड़ा इसका ध्यान दीजिएगा। यहां से क्या हुआ? अलंकृत, प्राप्त हुए, जिन्हें सजाया गया, यानी ऐसे बर्तन जिन्हें बहुत अच्छी तरह सजाया गया हो। जिनके ऊपरी सतह पर विषम का चित्र बना हुआ है। ऐसे भी पुस्तकों में लिखा जाता है और ऐसे भी। अब जो आपको प्राचीन इतिहास की किताबों में फर्स्ट बहुत जगह पे ऑथेंटिक में लिखा गया है, लेकिन सही वो है आपका वृषभ। ठीक है? बहुत सी पुस्तकों में ये सब लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? बैल, यानी बैल का महत्व मृदु भांडों में, यानी बर्तनों पर बैल का चित्र अंकित किया गया है। आप कैसे किसी चीज का चित्र बना सकते हो जब तक आप प्रत्यक्ष उसे देखे ना हो? यानी ये मौजूद है उस समाज में, और ये मौजूद है, इसका प्रमाण मिलता है कि कृषि रही। आप किसी एक तथ्य से दूसरे तथ्य पे पहुंचेंगे। कृषि हो रही होगी अगर बैलों का इतना महत्व है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बैल पर बैठे हुए मनुष्य का भी चित्रण किया गया है। जो भी चित्र बनाए गए उस काल के मनुष्यों द्वारा, यह दर्शाता है कि बैल उनके लिए महत्वपूर्ण था। चलिए, मकानों का भी
उत्खनन द्वारा मकानों का भी अस्तित्व पता चला है, जिनका निर्माण पत्थरों द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज लगा के पत्थरों को चिपकाया जाए, ऐसा नहीं, एक के ऊपर एक रखकर, ठीक है। लेकिन इनकी दीवारों पर प्लास्टर के प्रमाण प्राप्त हुए, यानी अंदर और बाहर से उन्हें बराबर कर दिया गया। एक के ऊपर एक पत्थरों को रखा गया और उन्हें अंदर और बाहर से बराबर कर दिया गया, एक समान, ठीक है। चलिए, इन मकानों में सीढ़ियां भी प्राप्त हुई हैं उत्खनन में, जो प्रमाणित करती हैं कि मकान कितने हो सकते थे, 2 मंजिले। एक अनुमान लगाया गया कि सीढ़ियां बनी यानी मकान 2 मंजिले के भी होते होंगे, ऐसा नहीं कि सारे होते होंगे, ठीक है ना, ठीक है। मेही नामक स्थान, मेही, जिसे मेही संस्कृति कहा गया, यहां से कच्चे ईंटों का प्रमाण मिला है, ईंटों का प्रमाण, कि कच्चे ईंटों का प्रयोग होता था। यानी कहा गया कि यहां अभी भी पकाने का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि ईंटों को पकाया गया हो, ठीक है। यानी मिट्टी की ईंट बनाए गए, जो भी आकृति हो, वो कच्चे रूप में है और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर मकान बनाने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलिए, पूर्व सैंधो संस्कृति में यहां भी शवों को दफनाया जाता था। शवों के साथ तांबे के दर्पण जो प्राप्त हुए, तांबे के पिन, यानी इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को रखा गया। यह प्रमाणित करता है कि नवीन जीवन, यानी नवीन जीवन की संकल्पना यहां विद्यमान थी। इतिहासकार इसे रीति रिवाजों से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि ये एक कर्मकांड या रीति रिवाज रहा होगा, लेकिन ये रीति रिवाज किस रूप में रहा होगा कि हाँ, उनका पुनर्जन्म होता होगा। आमरी नाल संस्कृति, ये जगह है बेटा बलूचिस्तान में। यहां से जो मृदभंड प्राप्त हुए हैं, मृदभंड, उन्हें तीसरी संस्कृति का माना गया है। उन्हें तीसरी संस्कृति का माना गया है। (1929) में एसजी मजूमदार ने इस संस्कृति की खोज की। एसजी मजूमदार ने इस संस्कृति की
खोज की, आमनी नाल संस्कृति, यानी जो यहाँ के बर्तन प्राप्त हुए उनको उन्होंने तीसरी संस्कृति का माना। ठीक है, पूर्व सैंधव संस्कृति में उसे यानी और आधुनिक माना, तीसरी पीढ़ी का। ठीक है, ये जो मृदभांड प्राप्त हुए इस पर मछली की आकृति भी प्राप्त हुई। और बैग की एक प्रकार का जानवर है बैग, उसका भी फिगर दिखा देंगे आपको, छोटा सा उसका बैग, मछली और बैग की आकृति भी प्राप्त हुई। खिलखड़ी ये भी क्षेत्र है पूर्व सैंधव संस्कृति का। यहां पे एक मुहर प्राप्त हुई। ठीक है, जिस मुहर पर जो चित्र बना है वो चित्र था पैर में सर्प दबाए, सॉरी सर ये सेल खड़ी जगह है कि पत्थर? सेल खड़ी जगह है सर पत्थर, ये भी बलूची पत्थर तो वही का पत्थर तो हुआ सिलखड़ी। ये पत्थर भी होता है बेटा, ये मशहूर है उसी चीज के लिए। ठीक है, पैर में सर्प दबाए गरुड़ का एक मुहर प्राप्त हुआ है। अब मुहर का मतलब होता है, अगर मुहर मिला है तो कोई ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। मुहर का काम क्या है? प्रशासन में ही काम होता है। ठीक, जो यहां से मिले हैं वो गुलाबी रंग के हैं। देखिए रंगों में अंतर है, बर्तनों के ऊपर जो रंगों का प्रयोग किया गया है उसमें अंतर है। हर क्षेत्र में जो मिले हैं वो गुलाबी रंग के हैं। वहां क्या था? गुलाबी रंग जैसा सफेद, यहाँ गुलाबी रंग के हैं और उन पर सफेद रंग की पट्टी है, पट्टी बनी हुई, यानी वो पूरा का पूरा गुलाबी है और उस पर सफेद रंग की पट्टी बनी है। और कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जहां बहुरंगी है, बहुरंगी पट्टी। ठीक है, बोलन दर्रा, यानी आप देखिए मैक्सिमम बलूचिस्तान का क्षेत्र है पूर्व सैंधव संस्कृति की अगर बात आप करें। डाबरकोट ये सब वही क्षेत्र है। कोदानी, इन सभी क्षेत्रों से इस संस्कृति के उपकरणों की प्राप्ति हुई है, बर्तनों की, खासकर मृदभांडों की। ठीक है, अंतर क्या है? यहां से जो प्राप्त मृदभांड है वे लाल रंग से रंगे हैं, लाल रंग का प्रयोग किया गया है और उसमें जो पट्टियां बनाई गई है वो काले रंग की है। आप बुद्धि कौशलता को देखिए, ठीक है ना? हम बैठे बैठे सोचते हैं कि हम ही बुद्धिमान हैं,
उस कालखंड का जीवन देखिए और व्यवस्थाएं देखिए। रंगों का जो प्रयोग किया गया है इस कालखंड में, आप उनकी बुद्धि क्षमता को इसी से परख लीजिए। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रंग, ये क्या दर्शाता है? क्या उस क्षेत्र में ये रंग प्रमुखता से प्राप्त होते होंगे? बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 5 मिनट मैं लूंगा आपका, 10 मिनट केवल, ठीक है? इन क्षेत्रों में क्या यही रंग मिलते रहे होंगे या कुछ और भी? क्योंकि आप देखिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है, यानी कहीं ना कहीं ऐसी वस्तुएं, ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनका केवल यही रंग मिल रहा है। काला तो आप बना ही लोगे, काला तो बन भी जाएगा, ठीक है ना? है कि नहीं? ये तो हर क्षेत्र में हो सकता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन कुछ विशेष रंग कुछ विशेष क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। अगर इस रूप में देखा जाए तो क्या जिन जिन क्षेत्रों में जो जो रंगों के मृदभांड पाए गए उन रंगों की बहुलता थी? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इस कालखंड के मनुष्यों ने इन रंगों का विशेष प्रयोजन से उपयोग किया? ये दूसरा प्रश्न भी उठता है। क्या उन्होंने जानबूझ के ऐसे रंगों का चयन किया? ठीक है, ऐसा प्रमाण कहीं नहीं आया। ये प्रमाण तो मिला कि ये रंग के बर्तन मिले हैं, लेकिन ये प्रश्न उठता ही है कि केवल अलग अलग रंगों का ही प्रयोग क्यों? एक जैसे रंग के प्रयोग क्यों नहीं? यानी अलग अलग कबीले थे और उनकी अपनी अलग अलग संस्कृति, अपने अलग अलग रीति रिवाज रहे होंगे, ठीक है ना? इसीलिए देखिए बर्तनों में विविधता। और अगर एक ही संस्कृति, जैसे पूरा पाषाण काल में हैंड एक्स आपको हर जगह मिला, यानी वो घुमक्कड़ व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान गया अपने हथियारों को लेते हुए, ठीक है ना? तो यानी यहां अलग अलग कबीले के रूप में या संस्कृतियों के रूप में लोग रहे होंगे, वो ठीक है, एक ही मान्यताओं को मानते हो, लेकिन कुछ ना कुछ विशेष अंतर है अगर बर्तनों को आप प्रमाण माने। चलिए, इस कालखंड में सुराही के आकार के बर्तन मिले, बर्तन प्राप्त हुए जिसे आप जल रखने के लिए प्रयोग मान सकते हैं। जॉब संस्कृति, पूर्व सैंधो संस्कृति में भी ये है। बलूचिस्तान, यहां पे पत्थर, हड्डी के बने मोती प्राप्त हुए। मोती, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस कालखंड के लोग आभूषणों के प्रेमी थे, यानी पत्थरों के मोती और हड्डियों के मोती ये बनाकर ये ग्रहण करते होंगे, पहनते होंगे, ठीक है? चूड़ी भी प्राप्त हुई। प्याले प्राप्त हुए। प्याले का मतलब कुछ पेय पदार्थ पीने के लिए। और एक चीज और प्राप्त हुई, तो भी आप कह रहे थे सिलने वाली बात, सुई, ठीक है? सुइयां भी पाई गई, यानी सिलाई की भी व्यवस्था थी, ठीक है? यहां पे
दाह संस्कार की प्रथा प्रचलित थी। दाह संस्कार का तात्पर्य मतलब जी शवों को जला दो। बिल्कुल, जलाना। और जो राख होती थी उसे इकट्ठा कर लिया जाता था, उसे इकट्ठा कर लिया जाता था, राख को जमा करना और फिर उसे दफना देना। रात को इसे बढ़िया से सबको ही दफन करते हैं। नहीं, आप जो बात कर रहे हो ठीक है बेटा, लेकिन आप अब यहीं से चलिए, अब व्यवस्था को देखिए। आप इस चीज को नहीं कि ये तो आसान था कि उसी को दफना दिया जाता, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। दाह संस्कार पहली बार आपका मिल रहा है यहाँ पे, जॉब संस्कृति जहां से ये मिला है। दाह संस्कार यानी शवों को जलाने की प्रथा थी, ठीक है। जब यहां जलाने की प्रथा आ गई, यानी कुछ धार्मिक रीति रिवाज रहे होंगे, धार्मिक रीति रिवाज यानी मान्यताएं, यानी किसी ऐसे शक्ति का भय भी रहा होगा, कोई शक्ति रही होगी, वो ठीक है, प्रमाण में नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें इसी तरफ इंगित करती हैं कि कुछ धार्मिक रीति रिवाज रहे होंगे, क्योंकि हर जगह दफनाने की प्रक्रिया है। यहां पे दाह संस्कार की बात आई है और राख को फिर बाद में दफना दिया गया। क्या माना गया? शरीर को क्या माना गया? हिंदू धर्म में शरीर को जलाया जाता है ना, क्यों? हिंदू धर्म को क्या माना गया? आत्मा क्या है? जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के शरीर में आत्मा है। जो धार्मिक चीजें कही जाती है वो बात कर रहा हूं मैं। शरीर के अंदर आत्मा है, यानी व्यक्ति जीवित है, आत्मा चली गई, व्यक्ति निर्जीव हो गया, ठीक है ना। यानी अस्तित्व की समाप्ति, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि इस काल के लोग आत्मा पर विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे? क्या इस संस्कृति का व्यक्ति ये मानता था कि इस शरीर में आत्मा फिर से नहीं आएगी, यानी इस आत्मा को लिए नए शरीर की आवश्यकता है? अगर ये शरीर है तो आत्मा किसी नए शरीर में नहीं जाएगी, इसलिए शरीर को नष्ट कर दिया जाए? क्या ये ऐसा भी हो सकता है? अनुमान कुछ भी हो सकता है, आप जितना सोच सकते हो। यहां सोच अनंत है, और आप जो सोच रहे हो ये प्रश्न है और वही उत्तर भी है, ठीक है। एक नई व्यवस्था आई है, यानी किसी शव को जला देना। क्यों? क्योंकि ये माना गया कि अगर आत्मा निकल गई तो शरीर का कोई मूल्य नहीं है, वो बेकार है, वो निरर्थक है, और उस शरीर को रखना नहीं चाहिए। तो क्या वो शरीर अपवित्र हो गया? और उसे पवित्र करने के लिए उस तत्व का इस्तेमाल किया गया जो हर चीज को पवित्र कर देती है, यानी अग्नि। एक नई चीज यहां से आई, उस शरीर को पवित्र किया जा रहा है अग्नि द्वारा, कि वो शरीर पवित्र हो जाए, क्योंकि वो अपवित्र हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ये भी तो हो सकता है। आप आज बैठ के उस काल के मनुष्य के मस्तिष्क को सोच रहे हो, आप केवल आकलन पे चल रहे हो। क्या ऐसा रहा होगा? आप यही बात कर रहे हो, ऐसा रहा होगा, क्योंकि इतिहासकार भी यही बात कर रहे हैं कि ऐसा रहा होगा। आप उससे अलग नहीं हो। जो चीजें मिली हैं उसके आधार पर इतिहासकारों ने एक इतिहास बनाया कि ऐसा उस काल में रहा होगा, और आप भी आज बैठ के यही आकलन करोगे कि वाकई क्या ऐसा रहा होगा। हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो चीजें हमें मिली हैं, जो व्यवस्था हमें मिली है, वो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या ऐसी परिस्थिति रही होगी, क्या उनके लिए वो शरीर
किसी ऐसे पदार्थ के रूप में रहा है कि जो अपवित्र है, और उसको पवित्र करने के लिए उसी चीज का सहारा लिया गया कि जो सब कुछ पवित्र कर दे, यानी अग्नि। यानी ये भी मान्यता हो सकती है कि जो आत्मा निकल गई वो आत्मा तब तक किसी अन्य शरीर में नहीं प्रविष्ट होगी जब तक ये शरीर नष्ट ना हो जाए, और इस शरीर को नष्ट करने के लिए उन्हें आसान तरीका अग्नि ही मिली, यानी दाह संस्कार। यह आकलन हो सकता है हम लोग कुछ बहुत हद तक सही भी हो, ठीक है, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपना आकलन है। जो परिस्थिति, जो व्यवस्था सामने दिख रही है, उससे हम ये आकलन निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है हम लोग के सामने। अभी तक तो शवों को दफना दिया गया, उनके साथ वस्तुएं रख दी गई, ठीक है, ये माना गया कि ये शरीर का पुनर्जन्म फिर होगा, यानी ये फिर से जीवित होगा। लेकिन यहां शरीर को जला दिया गया, इसके मतलब ये मान लिया गया कि अब इस शरीर का पुनर्जन्म, अगर उस व्यवस्था से हम इसको देखें तो यानी इस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होगा, आत्मा अजर अमर है। क्या ये भी मान्यता हम मान लें कि इस काल का मनुष्य ये सोच लिया कि आत्मा अजर अमर है, यानी वह किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट होगी, ठीक है। तो अंकन के लिए बहुत कुछ है, आज के लिए चलिए इसको बंद कीजिए।